जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में यही बात करेंगे कि एकदम जीरो से हीरो आपको बनना है। स्टूडेंट से एसडीएम, डीएसपी, जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है, पीसीएस की तैयारी आप करना चाहते हो, यूपी पीसीएस की, एकदम शुरुआत से आप इंटर में हो, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, मतलब आप एकदम सोच रहे हो कि कैसे तैयारी करनी है, शुरुआत कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको पता होगा, आपको यूपी पीसीएस के लिए जो उम्र चाहिए, एज ग्रुप 21 से 45 वर्ष होती है। मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है कैटेगरी वाइज 5 साल का, जिस कैटेगरी में आप हो गए SC ST OBC, पर मिनिमम 21 साल आपकी होनी चाहिए। आप SDM या DSP ये बनना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है, नॉर्मल, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे जितने भी परसेंट हो आपके, ग्रेजुएशन चाहिए। हाँ, कुछ विशेष पोस्ट होती हैं जैसे सब रजिस्ट्रार वगैरह, तो उसमें लॉ मांग लेता है, तो वो सब कुछ विशेष अहर्ताएँ वाली होती हैं, जैसे लेबर कमिश्नर में सोशोलॉजी मांग लेगा, तो वो सब अलग चीज़ें। जो मेन पोस्ट है उसके लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। SDM और DSP जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है जिले में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके प्रीलिम्स के पैटर्न की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में GS1 होता है, आपको पता होगा 200 मार्क्स का होता है, और 150 प्रश्न इसमें आते हैं। कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का समय आपको मिलता है। ऐसे ही CSET में 200 नंबर का CSET होता है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ कितने नंबर लाने पड़ते हैं? 33%, ठीक है। 33% 200 का कितना हुआ? मात्र 66 नंबर अगर आप लाओगे तो आप सही हो जाएगा चीज़ें। मतलब 100 में से आपको ये मान लीजिए 35 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। ये मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग है। और जनरल स्टडीज़ में आपको पेपर निकालना पड़ेगा, मतलब, और इसमें बस आपको ये समझ लीजिए कट ऑफ जो होता है, मैक्सिमम आपको 100 क्वेश्चन सही करने होते हैं। और वो 100 क्वेश्चन सिर्फ आप करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ लीजिए, जोग्राफी है, पॉलिटी, यूपी GK, मिसलेनियस और साइंस। अब इनमें से आप कोई भी 5 सब्जेक्ट भी उठा लेंगे तो आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। वो मैं अलग से आपको बताऊंगा कि प्री के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। पहले बात करते हैं ओवरऑल प्रोसेस की। तो ये तो बात इसकी हो गई। अब मेंस का पैटर्न अगर देखें तो जनरल हिंदी आती है 150 नंबर की। कितने की? 150 नंबर की जनरल हिंदी आती है, और ये मेरिट बनती है इसकी बाकायदा, ठीक है। मतलब ये पेपर जोड़ते हैं, आपको इसमें कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे 150 नंबर का होता है, 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं आपको, 700 वर्ड के 3 ऐसे। कितने ऐसे लिखने पड़ते हैं? 3। 700 वर्ड के लिखने पड़ते हैं। 50 नंबर का एक ऐसे होता है, 50 का एक। आप इसको पास, आपके पास माध्यम है, आप चाहे हिंदी में लिखिए, आप चाहे इंग्लिश में लिखिए, आप चाहे उर्दू में लिखिए। और देखिए UPPSC ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको ये भी सुविधा देता है कि मान लीजिए आप निबंध लिख रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, आपने निबंध इंग्लिश में लिखा और आप GS1 पूरा हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हिंदी में अटेम्प्ट करिए। ये नहीं होगा 2 क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे, 2 हिंदी में लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। GS2 आप पूरा इंग्लिश में लिख सकते हैं, GS3 आप फिर इंग्लिश में या हिंदी में। तो कहने का मतलब है आप जिस पेपर को एक पर्टिकुलरली जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है, पर उसको पूरा उसी लैंग्वेज में आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही 200 नंबर का GS1 है, 200 GS2, 200 GS3, 200 GS4, 200 GS5, 200 GS6। तो ओवरऑल ये पूरा कितना बना? 1500 मार्क्स। और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू बनेगा, जो आपकी मेरिट डिसाइड करेगा 1600 में कि आपके कितने मार्क्स आए। उसी हिसाब से आपको पोस्ट दी जाती है। जो सबसे टॉप पोस्ट होती है SDM DSP ऐसे आपको मिलती है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मेंस में खेल होता है कि लोग सिलेबस ही नहीं देखते हैं। सब कुछ सिलेबस में ही दिया हुआ है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लोग वहीं नज़र नहीं डालते हैं, बाकी सब देखते हैं। तो पहले आइए सिलेबस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर निबंध की हम लोग बात करें तो निबंध मैंने बताया आपको 700 वर्ड के 3 निबंध हैं। सेक्शन A में 3 टॉपिक दिए, इनमें से एक अटेम्प्ट करना पड़ता है। एक लिटरेचर और कल्चर का आ जाता है, उस पर बेस्ड सवाल। एक सोशल जो स्फेयर है, जैसे महिलाओं को लेके आ जाएगा, ट्रांसजेंडर को लेके आ गया, ये सब चीज़ें। एक पॉलिटिकल स्फेयर से आएगा, मतलब पॉलिटिकल होगा वो, ऐसे। अब इन तीनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। ऐसे ही साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इस पे बेस्ड आएगा। इकोनॉमिक पे बेस्ड आएगा, एग्रीकल्चर और ट्रेड पे बेस्ड आएगा, इसमें से भी एक ही अटेम्प्ट करना होगा। ऐसे ही नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, नेचुरल कैलामिटीज़, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनमें से भी आपको एक करना होगा। तो कहने का मतलब आप जब GS का सिलेबस कवर कर लोगे तो ऐसे अपने आप उसमें हो जाएगा, क्योंकि वही सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है।
फिर है हिंदी जो 150 मार्क्स का आता है, उसमें जो दिया है यही टॉपिक आएंगे। गद्य खंड आता है और अवबोध 40 नंबर का आता है। 20-20 के 2 गद्य खंड आते हैं। नहीं, स्कूल में करते थे, गद्य दे दिया और नीचे सवाल दे दिया, पहचानो, आसान होता है। सिर्फ आपको लिमिटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लोगे तो कर लोगे। फिर सरकारी और सरकारी पत्र लेखन जो आता है 20 नंबर का, ये आ जाता है आपका 10-10 के 2 पत्र। ठीक, ऐसे ही उपसर्ग और प्रत्यय 5-5 नंबर के आते हैं। विलोम शब्द 10 नंबर के, वाक्यांश के लिए एक शब्द 10 नंबर का, वर्तनी वाक्य शुद्धि 10 नंबर की, मुहावरे लोकोक्तियाँ 30 नंबर का। बस इतना ही आता है, बहुत ही आसान होता है। 150 नंबर का ये पेपर होता है आपका। ठीक, अब जीएस का देखते हैं। देखिए, जीएस के सिलेबस को अवॉइड मत करिए, सबसे महत्वपूर्ण जीएस के पॉइंट है। आपके पास इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ऑफिशियल सिलेबस है। कहो तो मैं पीडीएफ भी आपको यूपीपीसीएस टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, है ना। तो ये आप चाहे तो मुझसे पीडीएफ ले लेना, आप टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा अभी, इसी चैनल का नाम से चैनल मिल जाएगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है, सिलेबस के जितने पॉइंट दिए हैं, पहले तो मैं चलो पॉइंट बता दूं आपको। ये जो GS1 में 15 पॉइंट, GS2 में 22 पॉइंट, GS3 में जो आपके हैं 18 पॉइंट, GS4 में 8 पॉइंट, GS5 में आपके दिख रहे होंगे 21 पॉइंट और GS6 में 23 पॉइंट। ये पूरे पॉइंट पहले आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, कि क्या क्या आपके प्री और क्या क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो जानना होगा। जैसे पहला पॉइंट जो GS1 का है, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के रूप, साहित्य और वास्तुकला का महत्वपूर्ण पहलू। यानी सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड सवाल है। तो आर्ट एंड कल्चर 11th की NCERT आप करोगे तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक, ये आर्ट एंड कल्चर है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, 1757 से 1947 तक, तो महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति, समस्याएं, ये सब। यानी सिर्फ और सिर्फ ये मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहा है। ये कौन से है? मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री, अभी रिसोर्सेज भी बताऊंगा, ये सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री मेंस में नहीं आती है, मिडीवल नहीं आती है, आपके लिए अच्छी बात है ना, तो इससे बच जाओगे आप। स्वतंत्रता संग्राम, यानी ये भी मॉडर्न ही हिस्ट्री है ना। उसमें जो भी चरण है, विभिन्न लोगों के जो योगदान है, महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सब का क्या योगदान रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस, देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 तक, यानी आज़ादी के बाद से। क्या पूछ रहा है? एक सेकेंड, यानी 1947 के बाद से 1965 तक की चीज़ें अब आपसे यहाँ पे जानकारी लेना चाह रही है। दूसरा, अब ये विश्व का इतिहास है, एक सवाल इससे आता है अक्सर, तो बस वो भी साफ साफ दिया हुआ किससे आएगा। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, औद्योगिक क्रांति जो हुई है, वर्ल्ड वॉर जो हुई है 2, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन जो हुआ है भारत में, नहीं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, उपनिवेशवाद जो कॉलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद की समाप्ति कैसे हुई, राजनीति, दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फाजीवाद, ये सब के रूप और समाज पर इनके प्रभाव। तो देखिए बहुत आसान होता है। आप ये जो साम्यवाद क्या है आप गूगल करो, बढ़िया साम्यवाद का नोट्स बनाओ। समाजवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, सबके लिए बुक नहीं ली जा सकती और लेना भी नहीं है, समय की बर्बादी होगी, है ना। सबके लिए बुक नहीं लेनी। जो टॉपिक दिए हैं उनके लिए आप क्या करो, GS1 की एक कंप्लीट कॉपी बनाई आपने, ठीक है। GS1 की कॉपी अलग बना लो। जो ये छोटे छोटे हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए तो भाई नहीं बनेगी। जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे ये औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, साम्यवाद, पूंजीवाद, इनको अलग से लिख लिया। भारतीय समाज और संस्कृति की जो मुख्य विशेषताएं हैं, ये इंडियन सोसाइटी NCERT की पढ़ोगे आप, उसमें मिलेगा आपको। महिला समाज, महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या, गरीबी, विकासात्मक, शहरीकरण, करंट अफेयर से इसको लिंक कर दो कि भाई गरीबी के लिए भारत सरकार क्या इनिशिएटिव चला रही है, गरीबी होती क्या है, कहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, किस राज्यों में गरीबी कम है, ठीक है, उसके मूल कारण क्या है, भारत सरकार ने स्कीमें क्या चलाई हैं, अब तक क्या सुधार हुए, ये सब। ऐसे ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इससे आप क्या समझते हो, तो इसका भी आप शॉर्ट नोट्स बना लो गूगल से। नहीं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे पूरे मेंस के जितने ये पॉइंट हैं, पूरे मेंस के पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिल जाएंगे पूरे, जिसमें पूरा मेंस कवर होगा आपका। अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो पूरे टॉपिक के आपको मेंस के नोट्स मिल जाएंगे। आपको कहीं से फिर कुछ नहीं, गूगल कुछ नहीं करना है, सब कुछ करंट से रिलेटेड करा के आपको नोट्स देता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। फिर देख सकते हो अगला है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। इन सब का एक ही उपाय होता है, इन सब के जो टॉपिक दिए हैं इनको आप गूगल करो, इन पे रिसर्च करो, नोट्स बनाओ, है ना। जब आप खुद से ये सब चीज़ें करोगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपने डाला सामाजिक सशक्तिकरण, तो उसमें आर्टिकल्स लिख के आएंगे बहुत अच्छे अच्छे, उनको पढ़ रहे हैं और करंट से फिर उसको लिंक कर रहे हैं। जैसे सरकार क्या कर रही है भाई, समाज को सशक्त करने के लिए देख रहे हो आप, ट्रांसजेंडर के लिए भी प्रोग्राम चल रहे हैं। ट्रांसजेंडर भी अब पुलिस वाला बन रहा, कोई कहीं कोई सरकारी में जा रहा है ना। महिलाओं के लिए सरकार क्या स्कीमें चला रही है, वंचित वर्गों के लिए क्या चला रही है, बच्चों के लिए क्या स्कीम चल रही है, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि स्कीम भी मेंशन करोगे आप। फिर ये देखिए ज्योग्राफी है, जल
मिट्टियाँ, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में, मतलब इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा है, भूकंप, सुनामी, सिर्फ जो लिखा है वही पढ़ना है। ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन और हिमसरिताएं, बस इनको आपको पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास में ये सब दिया हुआ है। भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभावना, ये भी आपको 12th की ज्योग्राफी में मिल जाएगा। मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी जो समस्याएं चल रही है, नहीं, रोहिंग्याज मूवमेंट है और जो माइग्रेशन की समस्याएं हैं वो सब। सीमांत और सीमाएं, भारत और उपमहाद्वीप के संदर्भ में, भारत और पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन सब की। जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम, ये सब क्या होता है। तो ये सब का भी आप जब ज्योग्राफी की, ये पूरी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में मिल जाएंगी 11th-12th की ज्योग्राफी में। ये जो इतनी चीज़ें हैं ना, ये पूरी 11th-12th की ज्योग्राफी में मिल जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन ज्योग्राफी के प्रश्न है। तो कहने का मतलब है आपको ये सब मिल जाएगा। अगर आप एक ही जगह से लेना चाहो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ले सकते हो, नहीं तो ये सब आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा। अभी सोर्सेज भी बताऊंगा। अब देखिए सामान्य अध्ययन 2 का जो पेपर होता है उसमें क्या क्या है। इन शॉर्ट इसमें होता है पॉलिटी, ठीक है, गवर्नेंस और IR, ठीक है, ये 3 होते हैं। डिटेल में देखते हैं क्या है। तो भारतीय संविधान हो गया आपका, ठीक है, उसका ऐतिहासिक आधार, कैसे विकास हुआ, उसकी विशेषताएं, संशोधन क्या क्या है, महत्वपूर्ण प्रावधान, आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचा से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ, ठीक है, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध और वित्त आयोग नहीं होता, फाइनेंस कमीशन, उसकी बात कर रहा है। शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय और उनका प्रयोग। तो ये सब आपको, एक बुक है लक्ष्मीकांत, बस उसको करना है, पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी जितना ये है। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, है ना। मतलब जो भी अदर कंट्रीज है, जैसे USA और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन, ब्रिटिश और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन, है ना। तो जो भी लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना करनी, किसके साथ, लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना करनी है आपको भारतीय संविधान की। ये आपको ब्रिटिश में नहीं मिलेगा, मतलब लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से खोज करनी पड़ेगी, ठीक है, अलग से बुक नहीं लेनी है, खोज कर लीजिए उसकी, या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट से मिल जाएगा आपको। दूसरा है संसद और राज्य विधायिका संरचना, उसके कार्य का संचालन कैसे होता है, मतलब पार्लियामेंट के बारे में सब कुछ बताना है। फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना क्या है, कैसे वो कार्य करते हैं विभिन्न मंत्रालयों के तौर पर, ठीक है। फिर है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, RTI, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। तो ये भी आपको लक्ष्मीकांत में बहुत कम मिलेगा, तो आप इसको गूगल कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी गूगल करो, डालो UPSC, ठीक है, अपना उसको पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट बना लीजिए अच्छे से। नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो भी सिलेबस में दिया वो सब के बुलेट पॉइंट्स नोट्स होने चाहिए आपको। इसी को देखिए, मेंस में 120 वर्ड लिखना आराम से हो जाता है, तो गूगल कर सकते हो, या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स से कर सकते हो। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति जो होती है, जैसे UPSC है, फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, उनकी शक्तियाँ, कार्य और उनके उत्तरदायित्व क्या है। संविधिक विनियामक और विभिन्न अर्थ, जैसे न्यायिक निकाय, नीति आयोग है, उसकी विशेषताएं, ये सब क्या है ये बताना है। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन वाले मुद्दे, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। तो ये सब जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उस पर आपको नज़र बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट स्कीम्स को करंट अफेयर से करना पड़ेगा। विकास प्रक्रियाएं क्या क्या हुई हैं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, मतलब जो NGOs होते हैं उनका क्या महत्व है, ये गवर्नेंस शुरू हो गया है। स्वयं सहायता ग्रुप, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, विभिन्न समूह एवं संघ अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं और संस्थागत एवं अन्य असंस्थाधारक, इनका क्या मतलब हुआ। ये गवर्नेंस के टॉपिक हैं सारे, इसके भी आपको गूगल कर सकते हो आप, या गवर्नेंस के शॉर्ट नोट्स, मतलब जितने भी ये नोट्स हैं बुलेट पॉइंट्स में, ये आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर मिल जाएंगे। अलग से गवर्नेंस की बुक मत ले लेना, बहुत मोटी सी, उसका कोई काम नहीं है। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, मतलब SC/ST के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, OBC के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, जो भी बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए क्या योजनाएं आई हैं, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय, ये टोटल करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं। देखिए कि सरकार आयुष मिशन लेके आई है, शिक्षा के लिए कौन सा मिशन लेके आई है ना, मानव संसाधनों को और ज़्यादा विकसित करने के लिए क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं। तो टोटल समाज जो भी सोशल इश्यूज़ के लिए स्कीम आई है, आपको इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अगला है गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इसका निहितार्थ, कि सरकार हंगर और पॉवर्टी को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चला रही है, पास्ट में कौन से प्रोग्राम
पॉवर्टी एलिवेशन के लिए चले हैं, ये सब चीज़ें। तो ये भी आप गूगल करोगे पॉवर्टी यूपीएससी आ जाएंगी, 2-3 स्कीम नोट डाउन कर लो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके ये चीज़ें दे देगा। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष जैसे ई गवर्नेंस क्या होता है उसका अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर क्या होता है उसकी पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका रही है, ठीक है, ये भी आपको गवर्नेंस का टॉपिक है, गूगल करके मिल जाएगा आपको, नहीं तो अगेन SCS से मिल जाएगा। बुक नहीं लेनी, ये सब आप बुलेट पॉइंट है ना, आप आराम से गूगल करोगे मिल जाएगा, नोट कर लो इसको। भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध, तो जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं किसके, पड़ोसी देशों से। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, तो जैसे G20 हुआ उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, G7 हुआ भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इजराइल पैलेस्तीन वॉर हुई तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड है। भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना, अधिदेश, ये सब क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक घटनाक्रम, ये सब चीज़ें आपको करनी, ये भी आपको कहाँ से मिल जाएंगी, करंट अफेयर से चीज़ें मिल जाएंगी, और थोड़ा आपको गूगल करना पड़ेगा, नहीं तो अगेन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको पूरे 22 टॉपिक का GS1 का कंपाइलेशन एक दे देगा, पूरा आपको उतना ही पढ़ना होगा। तो ऐसे ही दोस्तों आपको प्लीज़, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा मैं अगर सारे टॉपिक डिस्कस करूँगा, तो सिलेबस मैं PDF में शेयर कर दूंगा, आप प्लीज़ इनकी PDF एक बार देख डालिए, एक एक टॉपिक को अच्छे से देख डालिए, है ना। जैसे GS3 में आपके क्या है, इकोनॉमी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक है, और इंटरनल सिक्योरिटी है ना। तो ये सब चीज़ें एक बार देख डालिए, इसके कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। तो ऐसे ही GS4 में आपका एथिक्स है, सिर्फ और सिर्फ एथिक्स। फिर ये GS5 जो है यूपी स्पेशल का पेपर है, ये जो अभी नया ऐड हुआ है, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब पूछता है आपसे, ठीक है। तो ये भी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कंपाइलेशन पूरा एक नोट्स मिल जाएगा GS5-6 का। तो कंप्लीट आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अपनी प्री और मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं, एक ही जगह पे सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग कैसे करी जाएगी वो सिखाया जाएगा, उसका फीडबैक मिलेगा। तो ये सब आप हमारे इन नंबरों से कॉन्टैक्ट करके जोड़ सकते हैं हमसे। और बात करते हैं अब NCERT, आपको NCERT कौन सी पढ़नी है, तो जैसे ज्योग्राफी में जो आपको NCERT पढ़नी है वो है आपकी 6th की, 7th की और 8th की NCERT, ठीक है। 9th-10th मत पढ़िए, क्योंकि जो 9th-10th में है वही 11th-12th में एडवांस वर्जन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको 6th, 7th, 8th की NCERT पढ़ लेनी, ये तो एक एक दिन में ख़त्म हो जाती हैं तीनों, और 11th-12th की डिटेल में पढ़नी है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए हो जाएगी। उसके बाद आपको हिस्ट्री की जो पढ़नी है, हिस्ट्री में आपको अगेन वही 6th, 7th, 8th की पढ़नी है, और RS शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री की आती है 11th क्लास की, वो पढ़नी है। मिडीवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा पढ़नी है। अब देखिए एंशिएंट मिडीवल चाहे ना तो आप छोड़ भी सकते हो, बस PYQ उसके देख डालो बहुत रहेगा, क्यों, क्योंकि प्री में ही आता है, मेंस में आता नहीं है, और इतना ज़्यादा इसमें टाइम देना, क्योंकि इनपुट आउटपुट इतना अच्छा नहीं है, तो कोई ये लॉजिकल बात नहीं है। मेन जो आपको देना है मॉडर्न हिस्ट्री पर टाइम देना है। प्री के आपके लिए स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और बिपिन चंद्रा हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, और इंडियन सोसाइटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 11th की NCERT पढ़ लीजिए। ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर के लिए सिर्फ 11th की NCERT अगर आप पढ़ लेते हैं तो वही इनफ होगी आपके लिए। और इन सब को करने से पहले आपको यूपी पीसीएस के कम से कम 15 से 20 साल के PYQ देखने हैं कि कैसे प्रश्न यूपी पीसीएस के आते हैं। इन सब करने से पहले आपका जो टारगेट रहेगा, टास्क रहेगा, वो ये है कि सारे आप PYQ देखिए, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के, इन्वायरमेंट के, कि कैसे आते हैं PYQ। तो आप उसी टेम्परामेंट से अपने चैप्टर को पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी में किस टाइप का प्रश्न पूछता है, तो आपको उसी पे टारगेट करना है, क्योंकि UPSC और यूपी पीसीएस में भैया बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो यहाँ पे फैक्चुअल डाटा का खेल, आपको फैक्ट्स लर्न करने पड़ेंगे, तो वो आपको आइडिया लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करोगे। जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे तो काफ़ी चीज़ें आप खुद से समझ पाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब ये PYQ देख लो उसके बाद आप ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ना चालू करो। तो ये था कंप्लीट डिटेल एनालिसिस। अगर आप प्रिपरेशन करने का मूड में है तो आप शुरुआत करिए, सबसे पहले आप ले आइए PYQ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको PYQ भी दे देगा कि कितने लिमिटेड PYQ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और UPG के ये सब कैसे PYQ आते हैं, ये भी आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया जाता है पहले हमारे ग्रुप में। उसके बाद अब अपना बेसिक स्टैंडर्ड जो बुक हैं वो पढ़ना चालू करिए, बेसिक नोट्स पढ़ना चालू करिए। नहीं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको डे वाइज, मॉड्यूल वाइज प्रिपरेशन कराता है, ठीक है। तो आप करना चाहते हैं तो देर किस बात की, अपनी तैयारी को शुरू करिए, बहुत समय आपके पास। अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, 26 की करना चाहते हैं, तो अभी से शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, पहले अपना 2 घंटे पढ़ना शुरू करिए,
फिर धीरे से 3 घंटा करिए, फिर 4 घंटा करिए, है ना। जब एग्ज़ाम आपका 1 साल 6 महीने बचा हो तब आप उसको 6 घंटे कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप बिगनर्स लोग शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। PYQ से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहिए और आंसर राइटिंग करने की कोशिश करिए। वो कैसे होगी, न्यूज़पेपर को पढ़िए। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो दैनिक भास्कर पढ़ लें, जनसत्ता पढ़ लें, उसका एडिटोरियल ज़रूर डेली पढ़ा करें। और जो इंग्लिश वाले हैं उसके लिए तो हिंदू है ही है ना। तो आराम से इसको पढ़िए और फिर लिखने की कोशिश करिए। कोई भी चीज़ पढ़िए उसको 120 वर्ड में लिखना है, तो लिखने का जब प्रयास करेंगे स्टार्टिंग में बहुत गंदा लिखेंगे और बाद में धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी और आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर से तो उसको फिर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। A4 शीट पेपर ले लीजिए, उसको 120 वर्ड और 200 वर्ड में लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं जिनका अभ्यास करके आप आराम से देखेंगे। अगर आप ज़ीरो हैं तो कुछ 6 महीने साल भर बाद आप काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रिपरेशन का यही लाभ होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, IR पढ़ते हैं, सोशल इशू पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, UP GK पढ़ते हैं। तो आपका जो टेम्परामेंट है वो बहुत लोगों से अलग हो जाता है। जैसे जो बच्चा जिम करता है ना, जो नहीं करता वो अलग दिखता है कि नहीं, ऐसे ही आप भी मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा विकसित हो जाओगे, तो आपकी टेम्परामेंट काफ़ी बदलेगा ना। इस प्रिपरेशन का ये लाभ बहुत होता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाकी इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, हर एक गाइडेंस आपको UP PCS से रिलेटेड दिया जाता है इसमें।